स्वागत है आपका कैम फार्मा सिंप्लीफाइड में। हेलो। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी कहानी या मैं कहूँ एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस मूवी के प्लॉट जैसा लगता है। बिल्कुल। दोस्तों जरा एक ऐसी फैक्ट्री इमेजिन कीजिए जिसमें ना कोई धुआं है ना बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। हाँ, और ना ही हजारों वर्कर्स की भीड़ है वहाँ। एग्जैक्टली दरअसल वो कोई ट्रेडिशनल फैक्ट्री है ही नहीं, वो बस एक घर की सिंपल सी डाइनिंग टेबल है। वहाँ सिर्फ एक लैपटॉप रखा है, एक मोबाइल फोन है और उस कुर्सी पर बैठे शख्स के दिमाग में थोड़ी सी सॉलिड इंडस्ट्री नॉलेज है। I mean, बस इन तीन चीजों के दम पर साल का 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया जा रहा है, वो भी बिना एक भी बूंद केमिकल खुद बनाए। ये सच में थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है शुरुआत में, क्योंकि जब भी केमिकल इंडस्ट्री का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले बहुत बड़ा सेटअप आता है। हाँ, हजारों स्क्वायर फुट का एरिया और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चक्कर। राइट, लेबर यूनियंस, करोड़ों की हैवी मशीनरी। एक आम आदमी को तो यही लगता है ना कि इस फील्ड में उतरना मतलब मिनिमम 10 से 20 करोड़ का कैपिटल चाहिए। मिनिमम। पर आज हम जिस बिजनेस मॉडल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो इस ट्रेडिशनल सोच से बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। ये मॉडल एक्चुअली प्रोडक्शन का नहीं बल्कि स्मार्ट नेटवर्किंग का है। इस टॉपिक को पूरी तरह समझने के लिए और एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाने का राज जानने के लिए इस फुल वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिजनेस की दुनिया में लोग अक्सर सिर्फ कुछ नया बनाने पर यानी प्रोडक्शन पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि वो बाकी चीजों को भूल जाते हैं। सही कहा। वो डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन की ताकत को कंप्लीटली नजरअंदाज कर देते हैं। असल में केमिकल ट्रेडिंग सिर्फ सही कनेक्शंस और स्पेसिफिक नॉलेज का खेल है। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उन सभी बिजनेस माइंडेड लोगों और नए एंटरप्रेन्योर्स को केमिकल ट्रेडिंग बिजनेस का एकदम आसान और स्टेप बाय स्टेप मॉडल समझाना है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां एक व्यक्ति एसेंशियली पूरी सप्लाई चेन का मास्टर बन जाता है। सही प्रोडक्ट ढूंढना, सही कस्टमर तक उसे पहुंचाना और उन दोनों के बीच का कनेक्शन बनाना, बस यही इस पूरे बिजनेस का फाउंडेशनल बेस है। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा और जो बिजनेस शुरू करने से पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इसमें पैसा आखिर कैसे बनता है। एग्जैक्टली इसका प्रॉफिट लॉजिक क्या है। अगर कोई व्यक्ति खुद कुछ बना ही नहीं रहा तो उसे मुनाफा किस बात का मिल रहा है। देखिए, इसकी एक बहुत ही सिंपल चेन होती है जिसे आम भाषा में समझा जा सकता है। राइट। पहले आता है मैन्युफैक्चरर, यानी वो फैक्ट्री जो केमिकल्स को बल्क में बनाती है। फिर बीच में आता है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि ट्रेडिंग करने वाले लोग। राइट। हाँ बिल्कुल। और आखिर में आता है एंड यूजर, जैसे कि फार्मा कंपनीज हो गई, पेंट बनाने वाली फैक्ट्रीज, या फिर एफएमसीजी कंपनीज जो साबुन और डिटर्जेंट बनाती हैं। ओके, तो ये एक क्लासिकल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर हो गया। सही पकड़ा आपने। हर स्टेप पर एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐड होती है और उसी वैल्यू क्रिएशन का पैसा मिलता है। एक मैन्युफैक्चरर का प्राइमरी फोकस सिर्फ स्केल और प्रोडक्शन पर होता है। उसके पास टाइम नहीं है छोटी चीजें देखने का। राइट, जबकि एक डिस्ट्रीब्यूटर का फोकस मार्केट की एफिशिएंसी पर होता है। अगर मैं इसे एक लेमन एनालॉजी से समझाऊं तो एक ट्रेडर असल में गुजरात या राजस्थान की किसी बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री और किसी दूसरे शहर की लोकल कंपनी के बीच का पुल होता है। एग्जैक्टली जैसे पुणे या बेंगलोर की एक लोकल पेंट कंपनी के बीच का एक ब्रिज, वो पुल जो डिमांड और सप्लाई को आपस में जोड़ता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है दिमाग में, जब ट्रेडर खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उसे इतना बड़ा मार्जिन क्यों मिलेगा। वो बड़ी फैक्ट्री खुद ही डायरेक्ट क्यों नहीं बेच देती उस लोकल पेंट कंपनी को। ये बहुत वैलिड सवाल है और यहीं पर मार्जिन का पूरा मैथ और इस बिजनेस का कोर लॉजिक छुपा हुआ है। अच्छा। देखिए, बड़ी फैक्ट्रीज मास प्रोडक्शन करती हैं। एक दिन में 100 टन या 500 टन केमिकल बन रहा है वहां। बाप रे। उनके पास इतना टाइम, रिसोर्सेज या सेल्स टीम नहीं होती कि वो छोटी छोटी लोकल फैक्ट्रीज ढूंढे और उन्हें 500 किलो या 1000 किलो का माल इंडिविजुअली सप्लाई करे। उन्हें तो बस अपना बल्क में माल क्लियर करना होता है ना। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक लोकल पेंट फैक्ट्री को आज के आज 500 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। वो 15 दिन का वेट नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट के लिए। राइट। एक ट्रेडर का काम यही लॉजिस्टिक्स, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यानी MOQ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और स्पीड प्रोवाइड करना है। तो एसेंशियली वो ट्रेडर बस कन्वीनियंस और लॉजिस्टिक्स मैनेज करने का चार्ज ले रहा है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इस मार्जिन मैथ को एक सिंपल एग्जांपल के साथ डिटेल में देखें, प्लीज नंबर्स के साथ बताइए। मान लीजिए कि कोई कॉमन कमोडिटी केमिकल है, जैसे सिट्रिक एसिड या कोई बेसिक सॉल्वेंट। ट्रेडर उसे मैन्युफैक्चरर से 80 रुपए पर केजी के हिसाब से 10 टन के बल्क में खरीदता है। ओके, 80 रुपए पर किलो। उसके बाद वो अपने लोकल गोडाउन से उस एंड यूजर को, जिसे सिर्फ 1 टन चाहिए, 95 रुपीज पर केजी में बेचता है। तो यहाँ पर 15 रुपए पर केजी का क्लियर मार्जिन बन रहा है। एग्जैक्टली। वेट, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग दोस्तों। 15 रुपए सुनने में बहुत छोटा अमाउंट लगता है, पर केमिकल्स दुकान के मसालों की तरह ग्राम में नहीं टन में बिकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर एक छोटा सा सिंगल ऑर्डर भी 1000 किलो का डिलीवर होता है तो उस एक सिंपल सी डील पर सीधा 15,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। और कुछ डेटा के हिसाब से स्पेशलिटी केमिकल्स के केस में तो ये मार्जिन 20 से 30% तक भी क्रॉस कर जाता है। माय गॉड। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस 15,000 के प्रॉफिट के लिए उस ट्रेडर ने एक भी बूंद केमिकल अपने हाथ से नहीं बनाया। उसने किसी प्रोडक्शन मशीन की टेंशन नहीं ली। उसने सिर्फ बायर की अर्जेंट जरूरत को समझा, बड़ी फैक्ट्री से बल्क में माल उठाया, अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का यूज किया और सही टाइम पर डिलीवरी दे दी। बस इतना ही। इन्हें कभी सोचा होगा कि बिना किसी प्रोडक्शन की भी इतना बड़ा मार्जिन कमाया जा सकता है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। मुझे लगता है ये काफी लोगों के लिए एक बड़ा आहा मोमेंट होगा। हम श्योर होगा। ओके, तो प्रॉफिट कैसे बनता है, ये मैकेनिज्म तो क्लियर हो गया अब। लेकिन
केमिकल इंडस्ट्री कोई एक छोटी सी दुकान नहीं है, ये एक बहुत विशाल समुंदर है। बहुत बड़ा मार्केट है। अगला लॉजिकल स्टेप ये तय करना है कि आखिर इस समुद्र में शुरुआत कहाँ से की जाए। आई मीन इस पूरी इंडस्ट्री को मुख्य रूप से 4 मेन सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सही कहा आपने। वो 4 मेजर सेगमेंट्स हैं, फार्मा, इंडस्ट्रियल, स्पेशलिटी और एग्रो। ओके। अगर हम इन चारों को थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखें तो सबसे पहले फार्मा केमिकल्स आते हैं। दवाइयों वाले? हाँ, इसमें एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, जो दवाइयों का मेन रॉ मटेरियल होते हैं। इस सेगमेंट में मार्जिन्स बहुत हाई होते हैं। पर इसमें एंट्री इतनी आसान नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। इसमें एफडीए की स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन और एक्सट्रीम क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत होती है। राइट। और दूसरा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल केमिकल्स। यहाँ प्रॉफिट का परसेंटेज थोड़ा मॉडरेट होता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। और शुरू करने के लिए ये सबसे आसान और सेफ माना जाता है। राइट, सही पकड़ा। और बाकी के 2 बचे हुए सेगमेंट्स? तीसरा है स्पेशलिटी केमिकल्स। ये एक बहुत नीश और स्पेसिफिक मार्केट है। यहाँ हर केमिकल किसी एक खास काम के लिए बनता है। ओह, जैसे किसी स्पेसिफिक पेंट का कोटिंग या कुछ? एग्जैक्टली। यहाँ मार्जिन सबसे बेस्ट होते हैं, लगभग 15 से 30% तक, लेकिन ये पूरी तरह रिलेशनशिप और टेक्निकल ट्रस्ट पर बेस्ड होता है। ओके, ये तो वो हाई मार्जिन देखकर सीधा फार्मा या स्पेशलिटी केमिकल्स में ही क्यों ना घुसे? अच्छा सवाल है। आई मीन इंडस्ट्रियल केमिकल्स में क्यों अपना टाइम लगाए वो? अगर मार्जिन स्पेशलिटी में 30% तक मिल सकता है तो कोई 5 या 8% वाले इंडस्ट्रियल केमिकल से शुरुआत क्यों करेगा? देखिए, ये बहुत ही कॉमन टेम्पटेशन है नई जनरेशन के लिए, पर यहाँ एक बहुत बड़ा हाई मार्जिन ट्रैप छुपा होता है। ट्रैप? कैसा ट्रैप? नए बिजनेस वालों के लिए हाई मार्जिन की लालच नुकसानदायक हो सकती है। फार्मा और स्पेशलिटी सेक्टर्स में रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, हर बैच की टेस्टिंग होती है। ओह, आई सी। और जो पुराने सप्लायर्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स इतने मजबूत होते हैं कि एक नए ट्रेडर को वहां एंट्री मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता होगा? बिल्कुल। कोई भी दवाई बनाने वाली कंपनी एक नए अननोन ट्रेडर से एपीआई लेकर अपनी $1 मिलियन दवाई का बैच रिस्क में नहीं डालेगी ना। मेक सेंस। वहाँ ट्रस्ट का बैरियर ऑफ एंट्री बहुत हाई है। एग्जैक्टली। इसलिए बिगिनर्स के लिए इंडस्ट्रियल केमिकल्स बेस्ट ग्राउंड है। जैसे कि क्या? जैसे बेसिक एसिड्स हो गए, सॉल्वेंट्स या ब्लीचिंग एजेंट्स, जो आपकी लोकल पेंट, सोप या टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। वहाँ वॉल्यूम ज्यादा मिलता है। और डॉक्यूमेंटेशन भी सिंपल होता होगा? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन काफी सिंपल होता है। कस्टमर्स थोड़ा आसानी से मिल जाते हैं वहाँ। एक बार वहाँ सिस्टम सेट हो जाए उसके बाद? एक बार इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बेस और सिस्टम सेट हो जाए, लॉजिस्टिक्स और मार्केट उधारी का चक्कर समझ आ जाए, उसके बाद आसानी से दूसरे हाई मार्जिन सेगमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है। गॉट इट। यानी पहले हल्के वेट्स उठाकर अपनी फॉर्म ठीक करनी है, ग्राउंड पर अपना स्टैमिना बनाना है जिम में, फिर हैवी लिफ्टिंग के लिए आगे बढ़ना है। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल दिया आपने। अब सेगमेंट तय होने के बाद, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या कोई और, एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की 2 सबसे मजबूत कड़ियां सामने आती हैं: भरोसेमंद सप्लायर्स और लॉयल कस्टमर्स। इसके बिना तो कुछ भी नहीं। बिना इन दोनों के कोई भी बिजनेस जीरो है। तो सवाल यह है कि एक नया इंसान एक बड़ी फैक्ट्री यानी एक रिलायबल सप्लायर को आखिर कहाँ ढूंढेगा? देखिए, कुछ बहुत स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल तरीके हैं सप्लायर्स ढूंढने के। जैसे? मुख्य रूप से 5 प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन पर काम किया जा सकता है। पहला तरीका है B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया का इस्तेमाल करना। लेकिन वहां तो फ्रॉड भी बहुत होता है ना? यहीं पर एक बड़ी ट्रिक है। किसी भी प्रोफाइल पर अंधा भरोसा नहीं करना है। हमेशा सप्लाई की प्रोफाइल डिटेल में चेक करनी जरूरी है। क्या चेक करना चाहिए? वो कम से कम 3 साल पुराना वेरीफाइड प्रोफाइल होना चाहिए और उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। नए और अनवेरीफाइड प्रोफाइल्स के साथ एडवांस्ड पेमेंट की डील्स में फ्रॉड का बड़ा रिस्क होता है। राइट। और दूसरा तरीका जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और जो थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है, वो है ट्रेड शोज। ओह यस, ट्रेड शोज। जैसे केमिक्सल के इवेंट्स होते हैं, फिकी की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, या वाइब्रेंट गुजरात जैसे बड़े एक्सपोज। ये इवेंट्स फेस टू फेस नेटवर्किंग के लिए बेस्ट होते हैं। बिल्कुल, वहां सिर्फ ब्रोशर नहीं मिलते। हाँ, आप डायरेक्ट किसी बड़ी फैक्ट्री के ओनर या सेल्स हेड की आंखों में देखकर बात कर सकते हैं। वहाँ डिनर टेबल पर या कॉफी पीते हुए एक अलग ही लेवल का ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो इंटरनेट पे कभी नहीं हो सकता। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन B2B में मैजिक की तरह काम करता है आज भी। और तीसरा तरीका है इंडस्ट्री एसोसिएशंस की वेरीफाइड डायरेक्टरीज, जैसे ICMA यानी इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये प्लेटफॉर्म्स सिर्फ लेजिटिमेट बिजनेसेस को ही अपना मेंबर बनाते हैं। तो वहां से फ्रॉड फिल्टर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर किसी का नाम उस डायरेक्टरी में है तो वो अनवेरिफाइड सप्लायर्स का फिल्टर ऑटोमेटिकली लग जाता है। अच्छा, चौथा तरीका उनके लिए है जो टेक savvy हैं। वो है लिंक्डइन। वेट, लिंक्डइन केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है? मुझे तो लगा वहां लोग सिर्फ नए जॉब की पोस्ट डालते हैं और IT वाले लोग ज्यादा होते हैं। सरप्राइजिंगली B2B मैन्युफैक्चरिंग में लिंक्डइन बहुत अच्छा काम करता है। कैसे? अगर कोई API मैन्युफैक्चरर इंडिया या प्रोक्योरमेंट हेड पेंट कंपनी सर्च करे तो वो डायरेक्ट कंपनी के डिसीजन मेकर से कनेक्ट कर सकता है। ओह नाइस। गेटकीपर्स यानी रिसेप्शनिस्ट या जूनियर स्टाफ को बाईपास करके डायरेक्ट डायरेक्टर या सेल्स हेड से प्रोफेशनल अप्रोच की जा सकती है वहां। और पांचवा और सबसे पुराना और रिलायबल तरीका है वर्ड ऑफ माउथ, जो मार्केट में आपकी इमेज, इज्जत और एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के रेफरेंस से मिलता है। ऑसम।
लेकिन एक वार्निंग जो मैं यहाँ बहुत जोर देकर हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों, पहले ऑर्डर में हमेशा सैंपल और कोआ यानी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जरूर मंगवाना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। बिना उसके बल्क ऑर्डर करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक खराब डिलीवरी कस्टमर के साथ पूरा रिलेशन जिंदगी भर के लिए खराब कर सकती है। एंड यूजर एक ट्रेडर से सिर्फ केमिकल नहीं बल्कि प्यूरिटी और उसके पीछे का ट्रस्ट खरीदता है। ये इतना क्रूशियल पॉइंट है जिसे मिस करने से बिजनेस लिटरली बैंकरप्ट हो सकता है। मतलब लिटरली। हाँ, अगर एक लोकल साबुन बनाने वाली फैक्ट्री को किसी ट्रेडर ने गलत पीएच लेवल का या इम्प्योर केमिकल डिलीवर कर दिया तो उस कस्टमर की पूरी फैक्ट्री का उस दिन का साबुन का बैच खराब हो सकता है। ओ बाप रे, लाखों का नुकसान। उस नुकसान के बाद वो कस्टमर कभी दोबारा उस ट्रेडर से बात भी नहीं करेगा। खैर, सप्लायर्स के बाद अब आते हैं दूसरी मजबूत कड़ी पर। कस्टमर्स आखिर कहां से लाएं? अगर कोई फार्मा सेक्टर में ट्राई कर रहा है तो सेम लिंक्डइन वाली स्ट्रैटेजी काम आती है, जहां प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स को अप्रोच करके उन्हें प्रोफेशनल पिच भेजी जा सकती है। ये थोड़ा स्लो और पेशेंस वाला प्रोसेस होगा, पर लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन अगर किसी को लोकल एफएमसीजी कंपनीज को टारगेट करना है, जैसे अपने शहर की सोप, डिटर्जेंट या पेंट बनाने वाली लोकल फैक्ट्रीज हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वहां सबसे बढ़िया तरीका है इन पर्सन फैक्ट्री विजिट्स। उन इंडस्ट्रियल एरियाज में जाएं, फैक्ट्री के गेट पर जाएं, उनके परचेज मैनेजर से आमने सामने मिलें। डायरेक्ट अप्रोच? हाँ, बताइए कि आपके पास उनकी जरूरत का रॉ मटेरियल रेडी स्टॉक में है। इसके अलावा एक और बहुत रिस्क फ्री मॉडल बिगिनर्स के लिए एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। वो क्या है? वो ये कि शुरुआत में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से डील करने के बजाय किसी एग्जिस्टिंग बड़े मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के सब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। वो जैसे एक छोटे कमीशन बेसिस पर काम करना। एग्जैक्टली। इससे मार्केट, लॉजिस्टिक्स और उधारी का पूरा साइकिल प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा, वो भी बिना अपना खुद का बड़ा कैपिटल रिस्क में डाले। स्मार्ट मूव है। दोस्तों, इस पूरी डिस्कशन से एक बहुत बड़ा इंसाइट निकल कर आता है। आमतौर पर नए बिजनेस वालों को लगता है कि ग्रोथ का मतलब है रोज नए कस्टमर्स ढूंढना, पर रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि 10 नए और अनस्टेबल कस्टमर्स के पीछे भागने से कहीं ज्यादा बेहतर है 5 लॉयल और सॉलिड कस्टमर्स बनाना। बिल्कुल सही। B2B बिजनेस कंप्लीटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और टाइम की वैल्यू पर चलता है, सिर्फ 1 या 2 रुपए सस्ते प्राइस पर नहीं। राइट। अगर एंड यूजर को पता है कि एक स्पेसिफिक ट्रेडर हमेशा टाइम पर और सही क्वालिटी का माल डिलीवर करता है, तो वो किसी और का सस्ता ऑफर ठुकराकर भी उसी ट्रेडर से माल लेगा। एब्सोल्युटली। रिलेशनशिप्स आर द रियल करेंसी इन दिस स्पेस। सही बात है। चलिए अब थोड़ा सीरियस और टेक्निकल टॉपिक पर आते हैं अपनी इस चर्चा में। सप्लायर मिल गया, कस्टमर मिल गया, लॉजिस्टिक सेट हो गया, पर अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो एक छोटी सी गलती लाखों का शिपमेंट रोक सकती है। किसी स्टेट बॉर्डर पर, हाईवे पर या उस फैक्ट्री के गेट पर। कागजी कार्यवाही और कंप्लायंस, ये सुनने में भले ही बोरिंग लगता हो, पर असल में यही किसी भी बिजनेस की असली शील्ड या ढाल होती है। कंप्लायंस को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है इस इंडस्ट्री में। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी भी नॉर्मल बिजनेस के लिए मैंडेटरी हैं। सबसे पहले आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और यहाँ एक प्रो टिप ये है कि B2B ट्रेडिंग के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं बल्कि रेगुलर स्कीम लेनी चाहिए, ताकि बायर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिल सके। इसके अलावा MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ MSME रजिस्ट्रेशन की अहमियत को थोड़ा डीपली समझना जरूरी है सभी के लिए। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं है। तो और क्या फायदा है इसका? ये ट्रेडर्स को एक लीगल प्रोटेक्शन देता है। MSME समाधान पोर्टल के थ्रू अगर कोई बड़ी कंपनी 45 दिन के अंदर ट्रेडर का पेमेंट क्लियर नहीं करती तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट उस बड़ी कंपनी पर हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा सकती है। ये पेमेंट डिलेज के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है ट्रेडर्स के पास। वाह, ये नई जानकारी है बहुत लोगों के लिए। इसके साथ ही एक करंट अकाउंट और लोकल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस बेसिक फाउंडेशन बनाते हैं आपके बिजनेस का। ये तो हो गए जनरल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में कुछ बहुत स्पेसिफिक और क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, जैसे MSDS, जिसे मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट कहते हैं। इसमें क्या होता है? इस डॉक्यूमेंट में केमिकल की फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी और इमरजेंसीज में फर्स्ट एड की पूरी डिटेल होती है। इसके बिना ट्रांसपोर्ट कंपनी केमिकल को गाड़ी में लोड तक नहीं करती। ओह अच्छा। फिर आता है COA यानी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जो उस स्पेसिफिक बैच की लैबोरेटरी टेस्टेड प्योरिटी का प्रूफ होता है। और हैजार्डस केमिकल्स के लिए? अगर प्रोडक्ट्स हैजार्डस हैं तो PCB यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का NOC चाहिए होता है। राइट। फ्लेमेबल यानी आग लगने वाले प्रोडक्ट्स के लिए जैसे कुछ सॉल्वेंट्स, उनके लिए PSO से एक्सप्लोजिव लाइसेंस निकालना पड़ता है। और अगर कोई डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्लान कर रहा है तो IEC कोड लगता है। अगर मैं इसको एक बेहतरीन उदाहरण से समझाऊं सबको, जी, तो MSDS और COA एक केमिकल के पासपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड की तरह हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। जैसे एक इंसान बिना पासपोर्ट के बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, जी। वैसे ही ये केमिकल बिना MSDS के टोल नाका या फैक्ट्री गेट क्रॉस नहीं कर सकता। और COA उसकी सेहत का रिकॉर्ड है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, लेकिन यहाँ नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक जरूरी नोट ये भी है कि इन सब लाइसेंसेज और रेगुलेशंस का लंबा नाम सुनकर ओवरवेल्म्ड होने की या डर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब डे 1 से सब नहीं चाहिए? नहीं, डे 1 पर इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। शुरुआत सिर्फ बेसिक GST, MSME और एक करंट अकाउंट से की जा सकती है। अगर कोई बेसिक केमिकल्स ट्रेड करे तो? जब कोई जनरल इंडस्ट्रियल केमिकल्स या नॉन हैजर्डस बेसिक कमोडिटीज ट्रेड करता है तो सिर्फ इन्हीं की जरूरत होती है। आगे चलकर बढ़ा सकते हैं फिर? एग्जैक्टली। जैसे जैसे बिजनेस स्केल हो, एक्सपीरियंस बढ़े और हैजार्डस या एक्सप्लोजिव केमिकल्स में एंट्री हो, तब धीरे धीरे वो स्पेसिफिक लाइसेंसेस ऐड किए जा सकते हैं। बिजनेस एक मैराथन है,
स्प्रिंट नहीं। सही कहा आपने। दैट्स अ ह्यूज रिलीफ वैसे। काफी लोग तो इतने सारे पेपर वर्क का नाम सुनकर ही बिजनेस शुरू करने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। होता है अक्सर। ओके, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सबसे प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट सवाल। बिजनेस मॉडल समझ आ गया, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, लेकिन इस शुरुआती सेटअप में जेब से एक्चुअली कितना पैसा लगेगा? कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? हाँ, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना हर नए ट्रेडर के लिए लाइफ एंड डेथ जैसा है? अगर हम एक रियलिटी चेक करें तो केमिकल ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कोई 10-20 करोड़ नहीं चाहिए। अच्छा, तो कितना? एक स्मार्ट और लीन शुरुआत सिर्फ 3 से 5 लाख रुपए के अंदर की जा सकती है। सिर्फ 3 से 5 लाख? इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा? इसका ब्रेकडाउन बहुत सिंपल है। सबसे बड़ा हिस्सा जाता है वर्किंग कैपिटल में, यानी शुरुआती इन्वेंट्री और माल खरीदने के लिए करीब 2 से 3 लाख रुपए। ओके। फिर एक छोटा रेंटेड गडाउन जिसका महीने का किराया लोकेशन के हिसाब से 10 से 20 हजार हो सकता है। राइट। और आखिर में बेसिक आईटी सेटअप जैसे एक अच्छा लैपटॉप, इंटरनेट और B2B प्लेटफॉर्म्स जैसे इंडिया मार्ट पर प्रीमियम लिस्टिंग या मार्केटिंग के लिए लगभग 30 से 50 हजार रुपए। बड़ा ऑफिस वगैरह नहीं चाहिए स्टार्ट में। ये सच में अमेजिंग है दोस्तों। है ना? पर चूंकि हम सिर्फ सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा रहे बल्कि ग्राउंड रियलिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो उन 5 बड़ी गलतियों पर भी बात करनी पड़ेगी जो अक्सर बिजनेस को शुरू होते ही डुबा देती हैं। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। पहली गलती क्या है? पहली गलती है बिना सैंपल टेस्ट और COA चेक किए सीधा बल्क ऑर्डर दे देना। ओह, जो हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ। दूसरी गलती है नए कस्टमर्स को बिना प्रॉपर क्रेडिट चेक किए उधार पर माल दे देना। तीसरी गलती? सिर्फ एक प्रोडक्ट या किसी एक ही बड़े कस्टमर पर पूरी तरह निर्भर रहना, यानी अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन ना करना। अगर वो कस्टमर चला गया तो आपका बिजनेस खत्म। सही बात है। चौथी गलती बताएं? चौथी गलती है MSDS और डॉक्यूमेंटेशन को फॉर्मेलिटी समझकर हल्के में लेना। और पांचवी गलती? पांचवी? बिना प्रॉपर डिलीवरी और अकाउंटिंग सिस्टम बनाए बहुत तेजी से स्केल करने की कोशिश करना, ओवर ट्रेड करना जिसे कहते हैं। इन 5 में जो दूसरी गलती थी, बिना सोचे समझे उधार देना, वो मुझे सबसे बड़ी और खतरनाक ट्रैप लगती है। बिल्कुल, इसको कैश कन्वर्जन साइकिल के कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा सबको। थोड़ा और समझाइए इसे। मान लीजिए एक नए ट्रेडर ने मैन्युफैक्चरर से 15 दिन के क्रेडिट पर माल खरीदा और उसने वही माल किसी लोकल फैक्ट्री को 60 दिन के क्रेडिट पर बेच दिया। ओके, तो 45 डेज का गैप आ गया। एग्जैक्टली। अब उन 45 दिनों के गैप में उस ट्रेडर को अपनी खुद की जेब से मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि 15 दिन हो गए। अगर उसके पास उतना वर्किंग कैपिटल बैकअप नहीं है या अगर लोकल फैक्ट्री ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो मुनाफा तो दूर की बात है। ट्रेडर की पूरी मूल रकम फंस जाएगी। हाँ, यानी पूरा सीड कैपिटल एक झटके में ब्लॉक हो जाता है और बिजनेस वहीं रुक जाता है। उधार देना सबसे बड़ा ट्रैप लगता है, सच में। पर B2B मार्केट में उधार के बिना काम भी तो नहीं चलता। इस साइकिल से डील्स करते वक्त कैसे बचा जाए? कोई सोल्यूशन है इसका? इसका सबसे सॉलिड सोल्यूशन ये है कि मार्केट इंटेलिजेंस का यूज किया जाए। मतलब? जब भी किसी नए कस्टमर के साथ पहली डील हो तो आसपास के मार्केट में उनकी रेपुटेशन और पेमेंट हिस्ट्री का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। रेफरल चेक करना जरूरी है। शुरुआत हमेशा बहुत छोटी क्वांटिटी से करनी चाहिए और पहली 2-3 डील्स स्ट्रिक्टली एडवांस पेमेंट या कम से कम 50% पार्शियल एडवांस पर करनी चाहिए। राइट। एक बार जब 2-3 साइकिल स्मूथली निकल जाएं और उन पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, तब धीरे धीरे और केयरफुली क्रेडिट लिमिट बढ़ानी चाहिए। विश्वास और रिलेशनशिप्स B2B की जान है, पर फाइनेंस में अंधा विश्वास करना सुसाइड है। तो अगर इस पूरी चर्चा को निचोड़ा जाए और एक सार निकाला जाए सुनने वालों के लिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस सिर्फ सामान को पॉइंट A से पॉइंट B पर उठाकर रखने का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असलियत में ट्रस्ट और कन्वीनियंस का ब्रिज बनाने का काम है। केमिकल ट्रेडिंग में बिना किसी भारी भरकम फैक्ट्री लगाए सिर्फ सही नेटवर्किंग, सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन जहां आपका MSDS और COA उस ब्रिज को लोहे जैसा मजबूत बनाते हैं, और स्मार्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ एक बेहद बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। एकदम सही कहा। शुरुआत इंडस्ट्रियल सेगमेंट के सेफ जोन से करके और रोज नए लोगों के पीछे भागने के बजाय सिर्फ 5 लॉयल कस्टमर्स को कंसिस्टेंटली सर्व करके रिस्क को ऑलमोस्ट 0 पर लाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही समरी है आज के सेशन की। इस पूरे बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी खूबसूरती और रेलेवेंस यही है कि ये लोगों को सिखाता है कि सप्लाई चेन में रियल वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है। कैसे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं एक साथ। एक ट्रेडर एक बड़ी फैक्ट्री की मार्केटिंग और बल्क ऑर्डर्स की हेडेक को सॉल्व कर रहा है, और दूसरी तरफ एक लोकल एंड यूजर की अर्जेंट रॉ मटेरियल की जरूरत को पूरा कर रहा है, और इसी का मार्जिन मिलता है उसको। ये दोनों एंड्स को स्मूथ बनाने का रिवॉर्ड ही वो प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों, इस पूरी गहरी नॉलेज को डाइजेस्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि एक नए और प्रोवोकेटिव विचार के साथ इस चर्चा को विराम दिया जाए। सोचिए इस बारे में। एक बार सोचकर देखिए, अगर आने वाले 6 महीने सिर्फ मार्केट की उन छोटी छोटी इनएफिशिएंसीज और जरूरतों को समझने में लगाए जाएं और एक सॉलिड भरोसेमंद सप्लाई नेटवर्क बनाने पर फोकस किया जाए, तो बिना एक भी बूंद केमिकल खुद बनाए एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर कहां तक पहुंच सकता है। ये सच में एक बहुत पावरफुल थॉट है। नॉलेज और फ्रेमवर्क तो एक फाउंडेशन है, पर उस पर एक्शन लेना ही उस फाउंडेशन पर एक बड़ी इमारत खड़ी कर सकता है। सही बात है, एक्शन इज की। अगर आज की इस चर्चा से किसी को भी कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा सेगमेंट या कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी सभी को। और अपने सवाल भी कमेंट्स में पूछें। क्लिक ऑन टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल विद मोर इन्फॉर्मेशन। आज की इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। जल्द ही एक और नए टॉपिक के साथ अगली बार मिलेंगे।